नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फेज़ 1 यानी कि स्क्रीनिंग के बारे में। तो जैसा कि मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं, ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग सीधा पहुंच जाएंगे टेस्टिंग हॉल में और टेस्टिंग हॉल में शुरू होगा हमारा फेज़ 1 यानी कि स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग को यहां पर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा हूं। एक टेस्ट जो होता है आपका वो कहलाता है OIR यानी कि ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। दूसरा जो टेस्ट होगा आपका उसको हम कहेंगे उसको हम कहेंगे PPD पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ठीक है, तो ये दो टेस्ट बेसिकली आपके उस दिन होंगे स्क्रीनिंग के प्रोसेस में। अब OIR की बात कर लेते हैं। तो OIR में सबसे पहला आपका जो टेस्ट होगा दैट विल बी ऑफ वर्बल टेस्ट यानी कि वर्बल रीजनिंग, और दूसरा जो होगा वो होगा नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, OIR इज बेसिकली ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट जिसमें कि रीजनिंग के बेसिक टू हायर लेवल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, दो तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे वहां पर, एक रहेगा वर्बल और एक रहेगा नॉन वर्बल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बोर्ड के हिसाब से ये चीजें बोर्ड के हिसाब से चेंज होती रहती हैं। कहीं पर आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे एक क्वेश्चन पेपर में, कहीं पर आपको 50 क्वेश्चन मिल सकते हैं, और जनरली जो इसका टाइम दिया जाएगा वो आपको इसका हाफ दिया जाएगा यानी कि कह सकते हैं 20 मिनट्स। ठीक है, 40 क्वेश्चंस के लिए 20 मिनट, 50 क्वेश्चंस के लिए 25 मिनट। अब गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि आपके पास कोई भी वॉच नहीं रहती है, उस टेस्टिंग हॉल में कोई भी क्लॉक नहीं रहती है। ठीक है, तो आप टाइम को एनालाइज नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब मेरा यह है कि आपको कम टाइम में ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे कि आप अगर 40 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए उसको 17 या 18 मिनट में आप खत्म कर लें। जैसे जैसे टाइम कम होने लगे तो आप कोशिश करिए कि 15 मिनट में ही होने लगे आपसे। ठीक है, एंड सेम इज फॉर, मान लीजिए 50 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो 20 मिनट्स की जगह आप कोशिश करिए कि 16 टू 17 मिनट्स में ही कंप्लीट हो जाए, और अगर 50 क्वेश्चंस की बात करूं तो आप कोशिश करिए 21 टू 22 मिनट्स में ये पूरा टेस्ट आपका कंप्लीट होने लगे। इस तरीके की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये दो टेस्ट आपके हो जाएंगे। इन दो टेस्ट में कोई भी आपको बीच में गैप नहीं दिया जाता है। होता क्या है कि ये बच्चे बैठे हुए हैं पूरी रो में, ऐसे करके बच्चे बैठे हुए हैं और यहां पर ये बच्चे हैं। ठीक है, ऐसे करके यहां पर होते हैं। ठीक, ये रोज जो बनी हुई हैं, तो मान लीजिए यहां पर OIR आपका जो बुकलेट है, आपको बुकलेट नंबर मिला 71 और यहां मिला 72, यहां मिलता है 71, यहां मिलता है 72, 71, 72। ये सबको 71 नंबर बुकलेट मिलेगी, इन सबको 72 मिलेगी। जैसे ही आप लोगों का पहला टर्न खत्म हो जाएगा यानी कि पहला टेस्ट खत्म हो जाएगा, ये बुकलेट हम लोग इनको दे देते हैं और ये वाली बुकलेट ये लोग हमें दे देते हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग खड़े होते हैं दोनों लोग, हम उनको अपनी बुकलेट देंगे, वो हमें अपनी बुकलेट। इस तरीके से चेंज हो जाती है बुकलेट और तुरंत ही वो टेस्ट शुरू हो जाता है। कहने का मतलब आपको बीच में जरा सा भी टाइम नहीं मिलेगा। जब ये दोनों टेस्ट हमारे हो चुके होते हैं, दोनों टेस्ट होने के बाद हमारा शुरू होता है PP एंड DT का टेस्ट। ठीक है, अब PP एंड DT के टेस्ट में बेसिकली क्या होता है, आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है। ठीक है, वहां पर बड़ी सी स्क्रीन लगी होगी और सभी बच्चों को, चाहे आप किसी भी कोने में बैठे हो, आपको बिल्कुल क्लियरली पिक्चर वो दिखाई जाती है। ठीक है, आपको दिखती है, कहने का मतलब। अब ये जो पिक्चर होती है, ये पिक्चर आपको दिखाई जाएगी 30 सेकेंड्स के लिए। ठीक है, 30 सेकेंड्स के लिए आपको पिक्चर दिखाई जाएगी, और पिक्चर दिखाने से पहले ही एक आपको शीट बांट दी जाएगी। ऐसे करके एक शीट होती है, ये A4 शीट है, इसको मैं बना दे रहा हूँ कैसी दिखती है वो। यहां पर एक साइड में बॉक्स होता है, कभी कभी ये बॉक्स यहाँ भी हो सकता है, कभी कभी ये बॉक्स यहाँ भी हो सकता है, वो इररिलेवेंट है कि कहाँ पर होता है। एक बॉक्स होता है फिलहाल। इस बॉक्स में आपको क्या बनाना होता है, इस पिक्चर को डिनोट करना होता है। ठीक है, वैसे तो मैं बताऊंगा पूरा अभी इसके बाद थोड़ी देर बाद कि कैसे पूरा लिखना है, लेकिन यहाँ मैं एक थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ। मान लीजिए पिक्चर है, तो अब इस पिक्चर में मान लीजिए एक आदमी बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, एक आदमी यहाँ बना हुआ है और एक कोई फीमेल है वो यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, ड्राइंग थोड़ी गंदी है। तो एक मेल है एक फीमेल है इस पिक्चर में। अब इस बॉक्स में आपको क्या दिखाना होगा, इसी पिक्चर को आपको दिखाना होगा कि आपको क्या दिखा था उस पिक्चर में। ठीक है, मान लीजिए आपको ये मेल दिख रहा है तो आपने यहां लिख दिया M। ठीक, फिर आपको इसका
एज एक गेस करनी है, ठीक है। गेस मतलब आपको कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एक अच्छा गैस होना चाहिए। कहने का मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर बहुत छोटा बच्चा है तो आपने 18-20 साल का लिख दिया, बहुत बड़ा बच्चा है तो आपने 10-15 साल की उसकी उम्र लिख दी। एक एक्यूरेट उम्र आपको जज करनी है उसकी, ठीक है। मान लीजिए मैंने इसको जज किया 25 ईयर्स का। अब ऐसी पिक्चर नहीं आएगी, आपको ओरिजिनल पिक्चर आएगी, ठीक है। 25 ईयर्स एंड इसका एक मूड लिखा जाता है जो कि होता है पॉजिटिव या नेगेटिव या न्यूट्रल, ठीक है। जेंडर के लिए आप एम लिख सकते हैं या एफ लिख सकते हैं या पी लिख सकते हैं। एम इज़ फॉर मेल, फीमेल और पी इज़ फॉर पर्सन, कि अगर आपको नहीं मालूम चल रहा है कि वो कौन सा जेंडर है तो, ठीक है। एज तो आपको एक्यूरेट लिखनी है। और मूड में आप लिखते हैं प्लस या माइनस या ज़ीरो। प्लस मतलब पॉजिटिव, माइनस मतलब नेगेटिव और ज़ीरो मतलब न्यूट्रल, ठीक है। पॉजिटिव तो पता ही चल रहा है। आप देखिए, इसमें मेरी एक पर्सनल एडवाइस है कि आपको जनरली जब भी कोई पिक्चर दिखे तो हम लोग उसमें कोशिश करते हैं पॉजिटिव मार्क करने की। अगर आपको वो क्लियरली नेगेटिव दिख रही है, क्लियरली मतलब कोई आपको रोता हुआ दिखाई दे गया या कोई रोड पे पड़ा हुआ है उसको चोट लगी हुई है दिखाई दिख गया, वो मतलब आपको कंसिडरेबली अमाउंट में अगर वो नेगेटिव दिखाई दे रहा है तो हम बिल्कुल उसे नेगेटिव लिखेंगे, उसका स्टिमुलस नहीं अवॉइड करेंगे। लेकिन अगर हमें न्यूट्रल दिख रहा है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको पॉजिटिव ही लिखें, ठीक है। वो आपको आगे धीरे धीरे करके पता चलता जाएगा। अब दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर देखी फीमेल, और फीमेल मान लो देखी 18 ईयर्स की, और इनका मूड भी मुझे पॉजिटिव दिखाई दिया, ठीक है। तो ऐसे करके हमने इस बॉक्स में डिनोट कर दिया। यहाँ पर लिखा होता है एक्शन, ठीक। एक्शन में आपको क्या लिखना होता है कि बेसिकली आपको इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। और एक्शन आपको एक लाइन में दिया होता है एंड देन यहाँ पर आपकी यहाँ से आपकी स्टोरी चालू हो जाती है, ठीक है। स्टोरी के लिए आप ये पूरी जगह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कम पड़ जाए तो आप पीछे की साइड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपने पूरी अपनी स्टोरी लिख ली। इसके लिए परेशान मत होइएगा, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं, जो भी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वो वहाँ पर एसएसबी में आपको बताया जाएगा। जो भी आपको असिस्ट करेंगे, साइकोलॉजिस्ट होंगे, चाहे बोर्ड के कोई मेंबर होंगे, वो आपको असिस्ट करेंगे इस टेस्ट के दौरान भी और इस टेस्ट के दौरान भी, ठीक है। तो आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, सारी चीज़ें वो दोबारा समझाएंगे एक एक करके। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो यहाँ पर बताया गया आपको उसी को मान के चलना है। मान लीजिए वहाँ पर वो लोग पी के बारे में बताते ही नहीं हैं, ठीक है, तो आप पी नहीं लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर वहाँ पर मान लीजिए वो ज़ीरो के बारे में नहीं बताते हैं तो आपको ज़ीरो नहीं यूज़ करना है, इसका ये मतलब है। हर बोर्ड के हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग अलग होते हैं। एक ये जो मैंने बताए हैं ये एक जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, कि जो जनरली फॉलो किए जाते हैं हर जगह। खैर, तो अब ये हो गई हमारी स्टोरी राइटिंग, ये हो गया हमारा OIR, ठीक। अब स्टोरी राइटिंग के बाद बेसिकली क्या होता है कि आपको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी कि मैक्सिमम 20 लोग और मिनिमम 12 से 15 लोग, इतने एक ग्रुप में रहते ही हैं। ये जो आपका ग्रुप है इनको ले जाया जाएगा डिस्कशन हॉल में। एक छोटा मतलब आपके हॉल से छोटे रूम्स होंगे, वहाँ पर आप सभी बच्चों को 12 से 15 जो भी एक ग्रुप में हैं उन सभी बच्चों को वहाँ ले जाया जाएगा। होता क्या है कि जैसे हमारे AFSB में तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जो स्टोरीज होती हैं, ये जो शीट होती है, ये आपके पास ही रहती है डिस्कशन हॉल में जाने से पहले तक, ठीक है। ये स्टोरी आपके, ये जो शीट है ये आपके पास रहती है। कहीं कहीं बोर्ड्स में ऐसा होता है कि ये स्टोरी कलेक्ट कर ली जाती है, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ डिस्कशन रूम में, ये आपके डिस्कशन हॉल में पहुँच गए। ऐसा करके आपको रूम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 3 लोग ऐसे बैठे होते हैं, ठीक है। ये 3 लोग बैठे हुए हैं टेबल के सामने, और ये जो है यहाँ पर आप सभी बच्चे इस तरीके से यहाँ पर ऐसे सर्कुलर फॉर्म में बैठे होते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया डिस्कशन हॉल। डिस्कशन हॉल में क्या होता है कि आपका कोई ऑफिसर होगा, मान लीजिए GTO है, कोई भी बंदा है, इन 3 बंदों में से एक बंदा आपको अटेंड करेगा, ठीक है। आपको समझाएगा क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है नरेशन के, डिस्कशन के, और उसके हिसाब से फिर आपको नरेशन और अपना डिस्कशन शुरू करना होता है। नरेशन में ये होगा कि एक एक बच्चा यहाँ से खड़ा होता है, ठीक है।
एंड वो अपनी स्टोरी नरेट करेगा, यानी कि यहाँ पर जो उसने लिखा होता है उसको नरेट करता है। ठीक, एक बच्चा नरेट करता है, जैसे ही उसका खत्म हुआ वैसे ही दूसरा आदमी नरेट करता है, जैसे इसका खत्म हुआ वैसे तीसरा, चौथा, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके वो नरेट करता रहता है। अब नरेशन की मैं बात करूं तो नरेशन कैसे फ्लॉलेस हो सकता है। देखिए वहाँ पर नरेशन में अटकना इज़ नॉट, मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप अपनी स्टोरी में अगर अटक रहे हैं तो वो चीज़ बिल्कुल भी वहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है और आपके स्क्रीन इन होने के चांस कम हो जाएंगे। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि भाई जैसे ही आपने अपनी स्टोरी लिखी, ठीक है, आपकी शीट कलेक्ट हो चाहे ना हो, नहीं भी होगी तो ऐसा नहीं है कि आप देख सकते हैं उसको रास्ते भर देखते हुए जा रहे हैं, पढ़ते हुए जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब जैसे ही आपने अपनी स्टोरी लिखी तो उसी समय जैसे ही आपने स्टोरी ख़त्म की उसके बाद से आपको अपनी स्टोरी माइंड में दोबारा पढ़ते रहनी है, मतलब माइंड में आपका नरेशन शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है, आपको बार बार उस कहानी को इतना दोहराना है कि आपको बिल्कुल वो याद हो जाए अच्छे से। ठीक, जनरली इस दौरान बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि अरे भाई तूने क्या लिखी है, अरे तुमने कितने कैरेक्टर्स देखे, तो वो सब आपको नहीं करना है। ठीक, आपको बेसिकली आपने स्टोरी अपनी लिख ली, आप उसको नरेट करते रहिए, मल्टीपल टाइम्स बोलते रहिए जब तक आप डिस्कशन हॉल में पहुंचेंगे, तो तब तक मोस्ट प्रोबेबली आपको याद हो चुकी होगी। ठीक है, अब तीसरी चीज़ ये है कि आपने नरेट कर दिया, जैसे ही वो लास्ट वाला बंदा ख़त्म करता है वैसे ही आपका डिस्कशन शुरू हो जाता है। डिस्कशन शुरू होता है यानी कि सब लोग एक साथ बोलने लग जाएंगे। अब सब लोग एक साथ बोलने लग जाएंगे तो उसमें हमें क्या करना है, नो डाउट आपको स्टार्टिंग में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपने पॉइंट्स को बताने के लिए। ठीक है, अपने पॉइंट्स को बताने के लिए आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा देख रहे हैं कि वहाँ पर फ़िश मार्केट बन रहा है, ठीक है, तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको फ़िश मार्केट में कंट्रीब्यूट नहीं करना है, मतलब सब चिल्ला रहे हैं तो हम भी चिल्ला रहे हैं, ये नहीं करना है। ठीक है, कोशिश आपको ये करनी है कि आपको ग्रुप का एक डायरेक्शन लेके चलना है। ग्रुप का एक डायरेक्शन यानी कि मान लीजिए कि आप इस वाली पोजीशन पे हैं, ठीक है, इस वाली पोजीशन पे हैं, तो देखिए शुरुआत वाले बच्चों की कहानी तो आप हो सकता है एक बार को ना सुन पाएं क्योंकि आप अपनी कहानी दोबारा दिमाग में दोहरा रहे होंगे। लेकिन जब आप अपना नरेशन कर चुके हैं तो आपके पास इतने बच्चे बचे हुए हैं, ठीक है, नरेशन सुनने के लिए। आप इन बच्चों का नरेशन सुनिए कि ये बच्चे क्या स्टोरी बता रहे हैं। ठीक है, उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप नरेशन दूसरे आदमी की स्टोरी सुनेंगे तो आपको ये आइडिया लगेगा कि भाई कॉमन स्टोरी क्या बन सकती है। ठीक है, कॉमन स्टोरी क्या बन सकती है इसका आपको अगर आइडिया लग गया तो आपको ग्रुप डिस्कशन में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आप थोड़ी सी विंडो मांग के अपने ग्रुप से ये कह सकते हैं कि भाई मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। ठीक है, आपका आइडिया लोग एक बार सुन लेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि भाई इसके पास कॉमन स्टोरी आ चुकी है। कॉमन स्टोरी आ चुकी है तो आपका मोटिव खत्म। मेन चीज़ ग्रुप डिस्कशन की क्या है कि आपको कॉमन स्टोरी ला के देनी है। कॉमन स्टोरी आपके पास आ चुकी है तो आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कहने का मतलब कि आपको दूसरे लोगों की स्टोरी सुननी पड़ेगी जिसकी मदद से आप कॉमन स्टोरी बनाएंगे। ठीक है, इसके बारे में मैं अभी आगे वाले पॉइंट्स में और डिस्कस करूंगा। तो आपने मान लीजिए कॉमन स्टोरी एक बना ली पूरे ग्रुप में, तो आपके जो आपको अटेंड कर रहे होंगे ऑफिसर, ठीक है, वो आपसे पूछेंगे ओके जेंटलमैन, सो हु विल बी द लीडर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, कि भाई लीडर कौन है इस ग्रुप का। लीडर मतलब वो वैसा लीडर नहीं है, वो लीडर बेसिकली यहाँ पर ये है कि जो आपकी कॉमन स्टोरी को नरेट करेगा उसको हम वहाँ पर लीडर कहते हैं। अब मान लीजिए आपने ही कॉमन स्टोरी, एक मोटा मोटा कॉमन स्टोरी आपने बना के दी, ठीक है, तो जनरली बच्चे आपको एज अ लीडर घोषित कर देंगे। ठीक है, अब आप एज अ लीडर बन गए। अब आप लीडर बन चुके हैं तो आपको एक कॉमन स्टोरी जो आप लोगों ने बनाई है, सबने अपनी स्टोरी नहीं नरेट करनी है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी लीडर घोषित कर दिया तो अपनी स्टोरी नरेट कर दी, नहीं, अपनी स्टोरी नहीं नरेट करनी है। जो हमने कॉमन स्टोरी बनाई है आप उसको वहाँ पर नरेट कर देंगे। उस तरीके से आपका ये वाला पीपी एंड डीटी वाला राउंड पूरा खत्म हो जाएगा। आपको वहाँ से भेज दिया जाएगा, भेजने के बाद आपको लंच करवाया जाएगा। ठीक है, लंच के बाद आप जिस पॉइंट पे कलेक्ट हुए थे मॉर्निंग में आपको वहीं दोबारा भेज दिया जाएगा और फिर वहां पर आ जाता है हमारा रिजल्ट। ठीक, रिजल्ट में क्या होगा कि रिजल्ट में कुछ बच्चे स्क्रीन इन हो जाते हैं, कुछ बच्चे स्क्रीन आउट हो जाते हैं। जो स्क्रीन आउट हो जाते हैं
उन्हें वापस बस से स्टेशन भेज देंगे या पास के किसी कॉमन स्टॉप पे उतार दिया जाएगा। जो स्क्रीन इन हो जाते हैं वो आगे वाले डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए वापस से अपना लगेज वगैरह लेके वो पहुंचते हैं टेस्टिंग हॉल में। ठीक है, तो इतनी चीज़ें इस वाली वीडियो के लिए है। कुछ मेरे पास वे फॉरवर्ड्स हैं, कुछ मेरे पास पॉइंट्स हैं, तो मैं इसको रब करके उन पॉइंट्स को आपको बताता हूँ। तो अब मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बोर्ड में लिख रखे हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ मैंने OIR में दे रखी है कि OIR भाई प्रैक्टिस मोर एंड मोर। ठीक है, प्रैक्टिस मोर एंड मोर कहने का मतलब जैसे कि मैं वहाँ पर बता चुका हूँ कि कभी कभी आपको 40 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, और कभी कभी आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक, टाइम इसका जनरली हाफ बताया जाएगा कि आपको बोला जाएगा कि 20 मिनट्स या इसके लिए 25 मिनट्स, लेकिन क्योंकि वहाँ पर वॉच या क्लॉक नहीं होती है तो आपको कम टाइम में ही, यानी कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए 15 मिनट्स की यहाँ पर और यहाँ पर 20 मिनट्स की। ठीक है, ये प्रैक्टिस जिस दिन आपकी हो जाएगी तो आप समझिएगा कि आपको OIR आ चुका है। अब OIR की नंबरिंग मैंने नहीं बताई थी उस टाइम पे, तो नंबरिंग OIR की कुछ इस तरीके से होती है कि यहाँ पर हमको रैंक दी जाती है OIR 1 या 2 या 3 या 4। ठीक है, OIR 1, 2 और 3 आपको 3 तक ही याद रखना है, 4 आपको याद भी नहीं रखना है कि 4 जैसा कुछ होता है। क्यों? OIR 1 is for 90 to 100%, ठीक, OIR 2 is for 80 to 90% and OIR 3 is for 70 to 80%। तो कहने का मतलब अगर आपको 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो 50 क्वेश्चन में से आपको कोशिश करनी है कि आपको हर हाल में मान के चलिए 40 क्वेश्चंस तो सही होने ही चाहिए ताकि आप OIR 1 से लेकर OIR 2 के बीच में ही रैंक करें। अगर OIR 3 में आप रैंक करते हैं तो बेसिकली होता क्या है यहाँ पर, ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें मैं आपको अगर मार्क करूं तो पहली चीज़ OIR हो गया, देन आपका स्टोरी राइटिंग हो गया, स्टोरी राइटिंग, देन आपका नरेशन हो गया और देन आपका ग्रुप डिस्कशन हो गया। ठीक है, ये 4 चीज़ें यहाँ पर होती हैं, तो ये 1/4 मैं यहाँ पर मार्क कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने 1/4 मार्क कर लिया है। कहने का मतलब आपकी जो परफॉर्मेंस होती है इन 4 पैरामीटर्स पे कैलकुलेट की जाती है। अब मान लीजिए कि किसी एक में भी आप कम नंबर लाते हैं, यानी कि एक में भी आपकी परफॉर्मेंस खराब होती है, तो आपके पास 3 चीज़ें रहती हैं अपनी परफॉर्मेंस को संभालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हम लोग अगर 50 क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें से मिनिमम 40, ठीक है, 40 से नीचे तो जाना ही नहीं चाहिए। आप कोशिश करिए कि 40 से 45 तक आप सही कर ले जाएं। 40 क्वेश्चंस की बात करेंगे तो उसमें आप कोशिश करिए कि 35 मिनिमम, 35 से तो ज़्यादा नीचे गलती नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये प्रैक्टिस आपको करनी है यहाँ के लिए। ठीक है, तो मैंने टाइमिंग बता दिया, OIR 1, 2, 3, 4 बता दिया और क्वेश्चंस बता दिए। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं PPDT में। ठीक है, PPNDT में मैंने कि जैसा कि बताया कि जब हमें स्टोरी वो शीट दी जाती है, ठीक है, आपको वहाँ पर मेल फीमेल और वो सब मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपको एक A4 शीट दी जाएगी। A4 शीट दी जाएगी और A4 शीट में आपको यहाँ पर बेसिकली जो आपको वहाँ दिखता है वो यहाँ पर मार्क करना है। ठीक है, और मार्क हम लोग सिर्फ ह्यूमन बींग्स को करते हैं, उसके अलावा हम किसी को भी नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपकी फ़ोटो में मेल फीमेल है तो मेल फीमेल के हिसाब से वो भी लिख देता हूँ। मेल के लिए हम लोग M लिखते हैं, फीमेल के लिए F लिखते हैं और जिसको नहीं पहचान पाते हैं उसको हम लोग P लिखते हैं। ठीक है, और मूड की बात करूं तो मूड या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव या ज़ीरो। ज़ीरो मतलब न्यूट्रल मूड है। ठीक है, कि आपको ना पॉजिटिव लग रहा है ना नेगेटिव लग रहा है। अब जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको नेगेटिव नहीं लग रहा है तो आप कोशिश करिए कि उसको पॉजिटिव ही मार्क करिए। ठीक है, पॉजिटिव मार्क करने से ये होता है कि आपकी जो स्टोरी रहती है वो जनरली एक पॉजिटिव अलाइंड, मतलब पॉजिटिव लाइन में रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब स्टोरी वगैरह कैसे क्या लिखनी है वो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं पूरा बताऊंगा कि हाउ टू राइट अ गुड स्टोरी। ठीक है, तो स्टोरी की बात हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, ज़्यादा लंबी हो जाएगी।
तो बेसिकली हाँ, एक चीज़ और है कि एक्शन होता है यहाँ पर, एक्शन में आपको ये लिखना होता है कि आपको बेसिकली पिक्चर में क्या दिख रहा है, और फिर दूसरी यहाँ पर चीज़ होती है स्टोरी, ठीक है। अब इन पूरी डिटेल्स को भरने के लिए आपको 1 मिनट दिया जाएगा, 1 मिनट, ठीक है, और स्टोरी लिखने के लिए आपको पूरे के पूरे 4 मिनट्स दिए जाएंगे, ठीक। 4 मिनट में आपको पूरी वो स्टोरी लिखनी होती है। कोशिश करिएगा कि स्टोरी जो आपकी रहती है वो 100 टू मतलब मैक्स 100 वर्ड्स आप लगा लीजिए, 100 टू 120 वर्ड्स की रहती है, ठीक है। 100 टू 120 वर्ड्स हो गए, ये आपका पूरा शीट कंप्लीट हो गया। यहाँ पर एक पॉइंट मैंने लिख रखा है, रेलेवेंट लॉजिकल प्रैक्टिकल, ठीक है। ये हमारे टीचर है, उन्होंने बताया था कि आपकी जो स्टोरी होनी चाहिए वो रेलेवेंट होनी चाहिए, उसमें कुछ लॉजिक होना चाहिए और वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, ठीक है। अब रेलेवेंट लॉजिकल प्रैक्टिकल ये मैं जैसे कि मैंने बताया एक दूसरी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि भाई लॉजिक मतलब लॉजिक तो सभी को पता है, प्रैक्टिकलिटी सभी को पता है कि आपका मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ है तो आपने लिख दिया कि वो बगल में हॉस्पिटल था, मैं हॉस्पिटल में ले गया। हर चीज़ आपको मतलब एक लॉजिक के साथ एक प्रैक्टिकलिटी के साथ होना चाहिए। आप किसी भी चीज़ में अगर वो बच्चा सिर्फ बेहोश हुआ है तो उसको हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसमें पानी वानी डालेंगे वो चालू हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ प्रैक्टिकलिटी में आ जाएगी, ठीक है। तो रेलेवेंट लॉजिकल प्रैक्टिकल, ये आपका स्टोरी जो है एक उसमें रेलेवेंस होना चाहिए, एक लॉजिक होना चाहिए और प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए, ठीक। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, डोंट कंट्रीब्यूट इन द फिश मार्केट। अब भाई जब फिश मार्केट हो गई है, ठीक है, लास्ट वाले बंदे ने नरेशन खत्म किया और अचानक से सब लोग बड़ 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 चिल्लाने लगे। अब जब ऐसा होता है तो आपको ये भी नहीं करना है कि आप शांति से बैठे हुए हैं कि अरे बोलने दो इन लोगों को, ये नहीं करना है, ठीक है। और ये भी नहीं करना है कि हम लोग भी उन्हीं की तरह चिल्ला रहे हैं, ठीक। हमें कोशिश ये करनी है कि हमें उस ग्रुप को एक डायरेक्शन देनी है, ठीक है। डायरेक्शन आप कैसे दे सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, एक ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मान लीजिए कि ऐसे ये बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, और मान लीजिए आप किसी यहाँ पर नंबर पे हैं, ठीक। यहाँ पर हैं तो आप एज यूजुअल इनकी स्टोरीज आप उतने ध्यान से नहीं सुन पाएंगे क्योंकि आप अपनी स्टोरी को रिवाइज कर रहे होंगे। एक बार आपने अपनी स्टोरी नरेट कर दी तो फिर आप इनकी स्टोरीज को बहुत आराम से सुन सकते हैं। अब इनकी स्टोरीज को सुनते सुनते जैसा कि मैं करता था कि हम एक कॉमन स्टोरी बना लेते हैं, मतलब मैं पर्सनली अपने दिमाग में एक कॉमन स्टोरी बना लेता था। कॉमन स्टोरी कैसा, अब मान लीजिए एक फैमिली है, ठीक है, इसमें सबको खाना बनाना आता है। इस आदमी ने भाई पनीर बनाया, इस आदमी ने छोला बनाया, इस आदमी ने रोटी बनाई, चावल बनाया, सैलेड बनाया, रायता बनाया, वगैरह वगैरह। अब आपको अगर एक पूरे घर के लिए एक गुड प्लेट डिसाइड करनी है, मतलब एक अच्छी सी खाने की प्लेट आपको रखनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सबके इंग्रेडिएंट जो भी सब लोगों ने चीज़ें बनाई हैं वो इस प्लेट में लगानी पड़ेंगी। दैट इज़ वॉट अ कॉमन स्टोरी इज़ अबाउट। कहने का मतलब कि जो लोगों की स्टोरीज वहाँ पर बनी हैं, आपको उन लोगों की स्टोरीज के एलिमेंट को वहाँ पर डालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको पिक्चर में दिखाया गया है कि 2 लड़कियाँ बैठी हुई हैं, ठीक है, 2 लड़कियाँ बैठी हुई हैं। अब जनरली आपको पीपीडीटी में बहुत ही कॉमन पिक्चर दिखाई जाएगी जिसके अराउंड आप लाखों थीमें बना सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि सारे बच्चों की अलग अलग थीम बनी हो, ठीक है, बहुत कम होता है बट हो सकता है। कभी कभी क्या होता है 2 बच्चे 3 बच्चों की सेम बनी है, 5-6 बच्चों की सेम बनी है और लास्ट वाले बच्चों की कुछ की सेम बनी है। मान लीजिए 2 बच्चे हैं, किसी ने बनाया कि भैया ये लोग टीचिंग के लिए काम कर रहे हैं, एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है, टीचर्स हैं या बच्चे हैं, ट्यूशन व्यूशन देने जाते हैं, ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने बनाया कि भाई ये लोग एनजीओ के लोग हैं, ठीक है, एनजीओ के लिए मदद कर रहे हैं, ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं कि हम लोग कपड़े बांटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, एनजीओ के लोग। कुछ लोगों ने बनाया ये एंटरप्रेन्योर हैं भाई, ठीक है, एंटरप्रेन्योर हैं तो ये प्रोडक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, अपनी कंपनी में कुछ बताने जा रहे हैं, ऐसा करके कुछ कर रहे हैं। कुछ बच्चे बता रहे हैं कि ये लोग स्पोर्ट्स वाले बंदे हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स वाले बंदे हैं तो एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं या बता रहे हैं किसी को या किसी स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं। अब भाई जब मैंने यहाँ पर जब मैं बैठा हूँ तो मैंने एजुकेशन पे मान लो स्टोरी बनाई, ठीक है। अब ये लोग एडवेंचर स्पोर्ट और एनजीओ और एंटरप्रेन्योर वगैरह वगैरह, एग्रीकल्चर,
सब इन लोगों ने बता दिया। मेरा काम क्या है भाई, मुझे एक ऐसी कॉमन स्टोरी देनी है जिसमें एग्रीकल्चर भी हो, एनजीओ भी हो, ऑफिस भी हो, एंटरप्रेन्योरशिप भी हो, सब हो। तो अब इस चीज़ के लिए मैं जैसे क्या सोच सकता हूँ, ये मतलब मेरा मैं कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बहुत इजीली बता दे रहा हूँ, आपको सोचने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। मैंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया कि भाई ये दोनों मान लीजिए कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या कोई टीचर्स हैं, ठीक है। टीचर्स ने बेसिकली कैंपेइंग सेटअप किया। अब कैंपेइंग सेटअप में इन्होंने क्या किया, कैंपेइंग एक वाइड प्लेटफॉर्म हो गया। अब कैंपेइंग में इन लोगों ने क्या किया, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बता दिया, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में बता दिया, ठीक है, एडवेंचर स्पोर्ट के बारे में बता दिया कि भाई सिर्फ पढ़ाई से नहीं होगा, स्पोर्ट वगैरह भी खेलो, ठीक है। उन्होंने एक एनजीओ से भी टाई अप कर लिया और एनजीओ में भी बच्चों को आपका मतलब बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, वॉलंटियर कर सकते हैं जिसको कहते हैं। तो मैंने यहाँ से क्या किया, इस कॉमन स्टोरी, ये जो मैंने कॉमन स्टोरी दी उसमें क्या हुआ, एजुकेशन भी आ गया भाई, एंटरप्रेन्योरशिप आ गया, एग्रीकल्चर आ गया, एडवेंचर स्पोर्ट आ गया, एनजीओ आ गया, सब खुश, ठीक। पूछा गया भैया हु इज द लीडर, चेस नंबर 21। अब इससे क्या होगा कि आपने कॉमन स्टोरी दी, ठीक है, आपको ग्रुप वाले पहचान जाएंगे भाई इसको आता है, ये सुना लेगा स्टोरी। अब बेसिकली स्टोरी को लीड करने मतलब जो कॉमन स्टोरी नरेट करता है उसमें क्या होता है, कुछ बच्चे डर जाते हैं कि भाई हम तो नहीं नरेट कर पाएंगे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि यार अपनी स्टोरी तो नरेट करनी नहीं है और हमें कॉमन स्टोरी के पॉइंट्स पता नहीं है। तो जो आप हैं जिन्होंने ये स्टोरी बनाई, अब सबको पता है कि इसने कॉमन स्टोरी बनाई तो इसको सारे पॉइंट्स पता होंगे, तो वो लोग आपको ही नरेट वो कर देंगे, नॉमिनेट कि भाई ठीक है ये लीडर है हमारा। और बहुत इजीली आप एक कॉमन स्टोरी आपने बना ली, आप बहुत अच्छे से उसको नरेट भी कर देंगे, ठीक है, ले दे के आप टोटल फ़ायदे में रहेंगे। हालांकि मैं इसको चीज़ को बता दूं, यहाँ वहाँ पर आपका जो ऑफिसर आपको अटेंड करेंगे वो भी आपको बताएंगे कि कॉमन स्टोरी नरेट करने के कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। आप मतलब ये मत समझिएगा कि मैं लीडर बन गया तो मैं स्क्रीन इन हो गया, ऐसा नहीं है। आपको सारी चीज़ें ले दे के अच्छे से करनी होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे लिए काम करती थी, हो सकता है आपके लिए भी काम करे, कोशिश कर लीजिएगा। वैसे तो यहाँ पर मेरा ये मानना है कि जनरली जब आप पॉइंट्स दें अपने, तो आप कोशिश करिए कि आप एक कॉमन स्टोरी ऐसी तैयार कर लें जिसमें कि मैक्सिमम, अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने जैसा सिनारियो बताया कि सारे लोगों के पॉइंट्स आ गए, ज़रूरी नहीं है कि सबके पॉइंट्स आ जाएं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए कि आप एक ऐसी कॉमन स्टोरी दीजिए जिसमें कि मैक्सिमम लोगों के पॉइंट्स आ जाएं, जिससे कि क्या कहते हैं कि मैक्सिमम लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं। एक दो लोग, तीन लोग नहीं भी होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जनरली ग्रुप से अलग ही रहते हैं, ठीक है, आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। अब देखिए नरेशन और फॉर्मेट। अब नरेशन के लिए बेसिकली मेरे पास एक फॉर्मेट है, उसको मैं पहले इसको रब कर देता हूँ। तो नरेशन का एक फॉर्मेट आप लोग अपने पास लिख लीजिएगा, जिसको मैं लिख के दे दे रहा हूँ, ठीक है। इन द पिक्चर आई हैव ऑब्जर्व्ड इतने मतलब डैश मेल कैरेक्टर्स एंड डैश फीमेल कैरेक्टर्स ऑफ एज। अब इनकी एज अलग होगी, इनकी एज अलग होगी। मान लीजिए कि एज 26 एंड 27 ईयर्स ओल्ड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब मान लीजिए चार लोग हैं, दो मेल है दो फीमेल है, तो 26, 27, कुछ आपने और एज ले ली 18, 19, तो 26, 27, 28 एंड 19 ईयर्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है, इन अ डैश मूड, ठीक है। अब सभी लोग पॉजिटिव हैं, इन अ पॉजिटिव मूड, पॉजिटिव नेगेटिव है, इन अ पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव मूड रिस्पेक्टिवली। द एक्शन ऑफ माई स्टोरी इज, जो आपने उस शीट में एक्शन लिखा होगा वो बताना होगा एक्शन, एंड माई स्टोरी गोज लाइक। फिर आपको अपनी स्टोरी बतानी है, ठीक है। राम 24 ईयर्स ओल्ड दिस, ठीक है। तो ये हो गया नरेशन का फॉर्मेट।
हाउ टू गेट इनटू जीडी वो मैं अभी बता चुका हूँ आपको। जनरली अपनी स्टोरी नरेट करने के बाद बाकी सभी लोगों के पॉइंट सुनने हैं और उससे कॉमन स्टोरी को तैयार करके आपको जीडी में पार्टिसिपेट करना है। हाउ टू मेक अ कॉमन स्टोरी बता चुका हूँ। फाइनल स्टोरी नरेशन। अब मान लीजिए आप प्रिपेयर्ड होकर जाइए, सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड रहिए। मान लीजिए आपको लीडर बना दिया गया है, तो लीडर के लिए मेरे पास मैंने एक नरेशन का पार्ट लिख रखा, जैसे ये लिखा, तो वो लिख लीजिए, आफ्टर द डिस्कशन इन द ग्रुप वी हैव कम टू अ conclusion and our common story goes like। ये नरेशन तब के लिए है जब आप लीडर नॉमिनेट कर दिए गए हैं और आपको अपनी कॉमन स्टोरी नरेट करनी है, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि आफ्टर द डिस्कशन इन द ग्रुप वी हैव कम टू अ कंक्लूजन एंड आवर कॉमन स्टोरी गोज लाइक ब्ला 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 ब्ला। ठीक है। अब एक चीज़ और है, कभी कभी क्या होता है कि सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि फिश मार्केट इतना बन जाता है, लोग डिस्कशन नहीं हो पाता है और आपका डिस्कशन का टाइम ख़त्म हो जाता है। आपसे जो आपके जो ऑफिसर आपको अटेंड करेंगे वो आपसे पूछेंगे हु विल बी द लीडर, है ना। तो अब उस केस में क्या है कि किसी ने नॉमिनेट किया नहीं होता किसी को, क्योंकि डिस्कशन ही नहीं पहुंचा है, तो किसी ने नॉमिनेट ही नहीं किया। तो उसमें कभी कभी क्या होता है, कुछ महान बच्चे सेल्फ नॉमिनेशन करते हैं, यानी कि अपने आप को नॉमिनेट कर लेते हैं। तो आप लोगों को ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैं बता लूँगा, ठीक है। तो ये सेल्फ नॉमिनेशन वाला पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि ये चीज़ आपको वहाँ पर नहीं करनी है। लास्ट में ख़त्म करने से पहले यहाँ पर मेरे पास एक कोट लिखा हुआ है कि यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। कहने का मतलब कि भाई ठीक है, रिटर्न की प्रैक्टिस चल रही है, वेरी गुड, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप दिन भर में से 1 घंटा निकालिए, ठीक है, और 1 घंटा निकाल के सिर्फ आप एसएसबी की चीज़ें देखिए, एसएसबी की चीज़ों को प्रैक्टिस करना शुरू करिए। स्टोरी राइटिंग जैसा कि मैंने बताया था, कहीं भी जाते हैं, कोई भी सीन आपको दिख रहा है, 2 लोग खड़े हुए दिख रहे हैं, एक आदमी एक आंटी जी सब्जी ले रही हैं, कुछ भी सीन दिख रहा है, आप उस पर स्टोरी बनाने की कोशिश करिए कि भाई इस पर क्या स्टोरी बन सकती है। ठीक है, आप ट्रेन से जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, स्टोरी बनाइए। ठीक है, स्टोरी बनाने से ये होगा कि आपका जो दिमाग होगा वो मतलब उस स्टिमुलस को तुरंत पकड़ने की कोशिश करेगा। जैसे ही आपको पिक्चर दिखाई जाएगी, आपको सोचने का टाइम नहीं लगेगा, आप तुरंत उस चीज़ को लिखने लगेंगे। कहने का मतलब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ की, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जब रिटर्न निकलेगा उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, नहीं, अभी से थोड़ा थोड़ा करके अभी से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बाद में आपको बहुत ईजी पड़ेगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू।